40 साल के अपने पेशे में एक बार भी असफल नहीं हुई, इसलिए हर कोई मुझे सम्मानपूर्वक बूढ़ी महिला कहता है। लेकिन किसे पता था उस मुखौटे के पीछे मैं कभी बस एक अनाथ दयनीय बच्ची थी। 40 साल पहले मैं बस एक नंगे पांव वाली गली की बच्ची थी जो थकान से गिर पड़ी थी। जब मैं जमने ही वाली थी, एक गुजरते हुए जोड़े ने मुझे अपने छोटे रेस्तरां में ले लिया। उस समय मेरा नाम हॉर्न क्लॉ था। उन्होंने मुझे पेट भर कर खाना खिलाया और जब उन्हें पता चला कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है तो दयालु पत्नी ने मुझे बर्तन धोने के लिए रख लिया, क्योंकि वो गर्भवती थी और भारी काम करने में सहज नहीं थी। उन्होंने मुझे कोई वेतन नहीं दिया, लेकिन मुझे मनचाहे बर्गर खाने को मिलते थे। पति जी वो बहुत रहस्यमय था, वो अक्सर हफ्तों तक गायब रहता था। जब मैंने उत्सुकता से पूछा तो उसने बस इतना कहा कि वो कीटनाशक करने गया था। हालांकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर भी जीवू की ठंडी सुंदर उपस्थिति ने मेरे दिल को छू लिया। एक बार उसे देखते देखते मैंने अनजाने में अपना हाथ काट लिया। जब जीवू धीरे से मेरे घाव पर पट्टी कर रहा था, उसकी पत्नी अचानक लौट आई। मैंने जल्दी से अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। रेस्तरां में बर्गर और पिज्जा बिकते थे, इसलिए अमेरिकी सैनिक अक्सर आते रहते थे। उनमें से एक ने सुंदर युवा वेट्रेस पर ध्यान दिया। एक रात रेस्तरां बंद होने के बाद वह अंदर घुस गया और हॉर्न क्लॉ के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। मैंने दृढ़ता से विरोध किया, इसलिए उसने मुझे बेरहमी से पीटा। हताशा में मैंने उसके पैर पर काट लिया, लेकिन इससे वो और भड़क गया। उसने मुझे मारने की कोशिश की। सौभाग्य से मुझे एक लाठी मिल गई और मैंने उसे मार डाला। उसके बाद मैं थकान और घबराहट से बेहोश हो गई। जब जीवू वापस आया तो मैं चौंक कर जाग गई। उसने पाया कि मैंने एक आदमी को मार डाला है, लेकिन वो न तो घबराया और न ही डांटा। इसके विपरीत जीवू ने कबूल किया कि उसने अपनी दादी को भी मार डाला था। फिर उसने कहा, अब से मेरा कोड नेम नेल नाखून होगा। ये पता चला कि जीवू एक भूमिगत संगठन का सदस्य था जो समाज के नीच लोगों को खत्म करने में माहिर था। तब से जीवू ने मुझे एक हत्यारा बनने के लिए प्रशिक्षित किया। आश्चर्यजनक रूप से मैं एक सच्ची प्रतिभा निकली। मैंने कितने भ्रष्ट पुरुषों को खत्म किया, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। 40 से अधिक साल बीत गए और वो हॉर्न क्लॉ अब एक सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला बन चुकी है। 4 दशकों तक हत्यारा होने के बावजूद मैं कभी भी किसी मिशन में विफल नहीं हुई। कंपनी में एक किंवदंती बन गई। हर कोई मुझे सम्मानपूर्वक बूढ़ी महिला कहता है। मेरी बूढ़ी और कमजोर दिखने वाली बाहरी उपस्थिति को देखकर कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि मैं एक हत्यारा हूँ। एक दिन एक भीड़ भरी मेट्रो ट्रेन में एक नीच आदमी ने एक गर्भवती महिला से प्राथमिकता वाली सीट छीनने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उसने उसे गाली दी, थूका और यहाँ तक कि उसे धक्का भी दिया। किसी को नहीं पता था वह हॉर्न क्लॉ का वर्तमान लक्ष्य था। चुपचाप मैंने अपनी हेयरपिन से जहरीली पिन निकाली। जब भीड़ दरवाजे की ओर धक्का मुक्की कर रही थी तो मैंने उसे इतनी तेजी और विवेक से मार दिया कि किसी को पता भी नहीं चला। कुछ सेकंड बाद वह बदमाश बिना कुछ कहे गिर गया। मिशन पूरा हुआ। मैं टॉयलेट में गई, सभी निशान मिटाने के लिए हेयरपिन से जहर धो दिया, लेकिन फिर मेरे हाथ बुरी तरह से कांपने लगे। मैं लड़खड़ाई और फर्श पर गिर गई। शायद हॉर्न क्लॉ किसी बीमारी से पीड़ित थी। इस बीच कीट नियंत्रण कंपनी में एक दुखी मां अपने बेटे का बदला लेने के लिए निदेशक सोन से एक ड्रग लॉर्ड को मारने की विनती कर रही थी, लेकिन उसने ठुकरा दिया। इसके बजाय निदेशक सोन ने हत्यारे जॉन को एक और लक्ष्य दिया, एक पत्नी जो चाहती थी कि उसका सीईओ पति मर जाए क्योंकि उसने किसी और महिला के साथ बेवफाई की थी। श्री जांग ने सवाल किया कि क्या बेवफाई मरने लायक अपराध है। शायद निदेशक सोन ने इस काम के लिए एक बड़ी रकम ली थी। उसने सोन से पूछा कि क्या उसने बूढ़ी महिला से सलाह ली थी। निदेशक सोन ने जवाब दिया कि 30 साल तक साथ रहने वाले का दिल तोड़ना एक अक्षम्य पाप है। इसके अलावा कंपनी को संचालन के लिए पैसे की जरूरत थी। फिर भी जांग ने काम लेने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। इस बीच हॉर्न क्लॉ को गैरेज में एक घायल बूढ़ा कुत्ता मिला। हालांकि वो बहुत दयनीय लग रहा था, लेकिन मैं और बोझ नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैं चली गई। अपने पेशे की प्रकृति के कारण HORNCLAW ने पूरी तरह से एकाकी जीवन जिया। कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, यहाँ तक कि कोई भी मेरी असली पहचान नहीं जानता था। मेरे बाल पूरी तरह से सफेद नहीं हुए थे, लेकिन मैं जानबूझकर सफेद विग पहनती थी ताकि मैं और बूढ़ी लगूं। मैंने थोड़ी देर के लिए एक पुरानी फिल्म देखी, फिर आज की हत्या के बारे में अपनी मिशन रिपोर्ट लिखना शुरू किया, लेकिन मेरे हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे, जिससे मैं उसे पूरा नहीं कर पा सकी। उस रात मैं सो नहीं पाई, उस गरीब कुत्ते के बारे में सोचती रही। अंत में मैं उसे इलाज के लिए पशु चिकित्सालय ले गई। सर्जरी सुचारू रूप से हुई और हॉर्न क्लॉ कुत्ते को वहीं छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन पशु चिकित्सक ने चेतावनी दी कि कुत्ता बहुत बूढ़ा हो गया है, बचाव केंद्र उसे नहीं लेंगे और उसे गोद लेना असंभव है। अगर उसे छोड़ दिया गया तो उसे इच्छा मृत्यु दे दी जाएगी। सबसे अच्छा विकल्प ये था कि मैं खुद बचाव केंद्र को फोन करूं। डॉक्टर ने कहा कि अगर बचाव कर्मी फोन करेंगे तो वे मना नहीं करेंगे। हॉर्न क्लॉ ने कमजोर त्यागे हुए बूढ़े कुत्ते को घूर कर देखा और उसमें अपनी ही छवि देखी। अंत में मैंने उसे घर ले जाने का फैसला किया, कम से कम कुछ समय के लिए। इस बीच एक उलझे बालों वाले युवक को एक गिरोह ने अपनी किडनी बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जितना करीब वो स्थान के पास आता गया उतना ही वो कांपने लगा, लेकिन वापस मुड़ने में बहुत देर हो चुकी थी। अंग निकालने का स्थान बंदरगाह पर एक गोदाम था, जहां एक सर्जन ने पहले ही ऑपरेशन टेबल तैयार कर रखा था। गिरोह के सरगना ने उसे 3 मिलियन वॉन में अपनी कॉर्निया भी बेचने के लिए फुसलाया, लेकिन युवक ने तिरस्कार पूर्वक जवाब दिया, 3 मिलियन? ये तो बहुत सस्ता है। चश्मे के फ्रेम की कीमत बढ़ गई है, लेकिन कॉर्निया की कीमत 10 साल पहले जितनी ही है। प्रश्नवाचक चिन्ह।
फिर अचानक उसने हमला कर दिया। क्रूर दक्षता के साथ उसने बिना किसी प्रयास के गिरोह के सदस्यों को गिरा दिया। सरगना जमीन पर घुटने टेककर जान की भीख मांगने लगा। युवक ने ठंडे बस्ते में खुलासा किया कि उसने उसके प्रतिद्वंद्वी डॉक्टर किम को मार दिया था। अब वह उसे डॉक्टर से मिलने के लिए नरक में भेज देगा, लेकिन उसने उसे जल्दी नहीं मारा। एक सटीक कट के साथ उसने बगल के क्षेत्र में गहरी कटौती की जो नसों से भरा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि सरगना को एक दर्दनाक मौत का सामना करना पड़े। काम पूरा करने के बाद युवक गाड़ी चलाकर चला गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि निदेशक सोन उसका पीछा कर रहा है। वो गलियों से गुजरता हुआ पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जब उसने सोचा कि वो बच गया है तो उसने अचानक अपनी कार सोन की कार में ठोक दी। आप दूसरों के मामलों में अपनी नाक क्यों घुसेड़ना पसंद करते हैं? उसने गुस्से में कहा। निदेशक सोन ने शांत भाव से स्वीकार किया कि वो उसकी हाल की हत्याओं के बारे में जानता था और पहले वाली हत्याओं के बारे में भी। वो लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था। जब युवक ने उसे मारने की धमकी दी तो सोन ने बस उसे एक बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि उसके लिए काम करे। युवक मुस्कुराया। मेरी कीमत बहुत अधिक है, क्या आप भुगतान कर सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इस बीच HORNCLAW अपनी आदतें बनाए रखती थी। हर सुबह भोर से पहले मैं जॉगिंग पर जाती थी। 65 साल की उम्र में भी मैं बहुत चुस्त थी। अपनी कसरत के बाद मैं कीट नियंत्रण कंपनी जाती थी। दरवाजे पर ही मैं गलती से उस माँ से मिली जो सुरक्षा गार्ड के साथ संघर्ष कर रही थी। माँ रो रही थी और चिल्ला रही थी, कंपनी से अपने बेटे का बदला लेने के लिए हां सुंग दो नाम के व्यक्ति को मारने की मांग कर रही। जब हत्यारों ने हॉर्न क्लॉ को अंदर आते देखा तो सभी खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक मुझे सलाम किया। मैंने अपनी नवीनतम मिशन रिपोर्ट समन्वयक हेवू को सौंपी। हेवू ने सावधानी से पूछा कि क्या मैंने सभी निशान मिटा दिए हैं, क्या मैं कैमरे में कैद हुई हूँ या किसी गवाह ने मुझे देखा है। ये ग्राहक बहुत मुश्किल था। उन्होंने भीड़ भाड़ वाली जगह पर लक्ष्य को खत्म करने पर जोर दिया। हॉर्न क्लॉ का आत्मसम्मान आहत हुआ। मैंने कहा कि जब मुझे लगेगा कि मैं अब पर्याप्त सक्षम नहीं हूँ तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगी। जब मैंने दरवाजे पर खड़ी माँ के बारे में पूछा तो हेवू ने समझाया कि बेटे की प्रेमिका को नशेड़ियों ने धोखा दिया और ड्रग ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। जब बेटा उसे ढूंढने वहाँ गया तो उसे इतना पीटा गया कि वो वनस्पति अवस्था में चला। मामला बहुत जटिल था, इसलिए निदेशक सोन ने मना कर दिया। हेवू ने मुझे स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए भी कहा, क्योंकि निदेशक सोन ने सभी को प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने की याद दिलाई थी। इस बीच निदेशक सोन एक घुंघराले बालों वाले आदमी जिसका नाम सेओक जिन था को कंपनी से परिचित करा रहा था। उसने कहा कि वे लोगों को बेतरतीब ढंग से नहीं मारते। उनका मिशन समाज को बर्बाद करने वाले नीच लोगों को खत्म करना है ताकि निर्दोष लोग शांति से रह सके। लेकिन सियूक जिन को न्याय में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और वो जाने वाला था। निदेशक सोन ने उसे जल्दी से रोका, लेकिन अचानक उसे नीचे गिरा दिया गया और उसकी जान को खतरा था। तभी हॉर्न क्लॉ प्रकट हुई। मैंने उसे निदेशक सोन को छोड़ने के लिए मजबूर किया। निदेशक सोन ने मुझसे सियूक जिन को जाने देने की विनती की, लेकिन मैंने फिर भी उसे एक सबक सिखाया। कंपनी छोड़ने के बाद HORNCLAW चुपचाप स्वास्थ्य जांच के लिए गई, लेकिन मैंने डॉक्टर के सामने अपने कांपते हाथों के लक्षण छिपा दिए। जब डॉक्टर ने बताया कि मेरी रीढ़ की हड्डी में समस्या है तो हॉर्न क्लॉ ने बस चुपचाप सिर हिलाया और उनसे कंपनी से रहस्य रखने का अनुरोध किया। डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं था, उसने बस मुझे ज्यादा काम न करने की सलाह दी। लेकिन मैं जानती थी कि आराम कभी मेरे लिए कोई विकल्प नहीं। एक लड़की एक लकवाग्रस्त बूढ़े आदमी के घर में घुस गई और उसके सभी कीमती गहने ले गई। उसे लगा कि सब कुछ ठीक से हो गया है। जब वो खुश थी तभी श्री जांग ने उसके गले पर एक कुल्हाड़ी रख दी। पता चला यह पहली बार नहीं था कि इस लड़की ने बुजुर्गों को निशाना बनाया था। पिछली बार उसने एक बूढ़ी महिला को भी मार डाला था। यही कारण था कि वो शुद्धिकरण सूची में थी। श्री जांग ने उसे बेहोश होने तक शराब पीने पर मजबूर किया। फिर वो एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर गाड़ी चलाकर गया। कुछ ही मिनटों में ट्रेन उसके शरीर को कुचल देगी, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। एक स्कूली छात्रा गलती से वहां से गुजर रही थी। जब उसने श्री जांग की पीठ देखी तो उसने गलती से उसे अपना पिता समझ लिया और जोर से पुकारा। श्री जांग को डर था कि बच्ची खतरे में पड़ जाएगी। उसके पास चोर को बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय बच्ची ने कार में चोर को भी देखा और महसूस किया कि ये एक जानबूझकर की गई हत्या थी। इस बीच सियोक जिन ने बेवफा अध्यक्ष को मार डाला था। ये वही मिशन था जिसे श्री जांग ने पहले मना कर दिया था। अगली सुबह जब हॉर्न क्लॉ जॉगिंग के बाद लौटी तो मेरा कुत्ता मुझ पर उछल पड़ा। शायद वो भूखा था क्योंकि मैं उसे खाना खिलाना भूल गई थी। जब हॉर्न क्लॉ से खाना खरीदने के लिए दुकान पर गई तो मैंने गलती से टीवी पर खबर सुनी। पुलिस एक ऐसे संदिग्ध की तलाश कर रही थी जिसने एक हत्या को दुर्घटना के रूप में दिखाने की कोशिश की थी। पता चला कि लड़की तुरंत पुलिस स्टेशन गई थी रिपोर्ट दर्ज करने के। निदेशक सोन को तब एक कठिन निर्णय लेना पड़ा, श्री जांग को खत्म करना। हालांकि उसने अपना पूरा जीवन कंपनी के लिए कीटनाशक करने में बिताया था, लेकिन नियम तो नियम ही थे। कोई कितना भी वफादार क्यों ना हो, एक बार जब उसका पर्दाफाश हो जाता है तो उसे मारना ही पड़ता है। अप्रत्याशित रूप से हॉर्न क्लॉ ने स्वेच्छा से ये काम स्वीकार कर लिया। हेवू को बस चिंता थी कि उम्र के कारण मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तभी बाघ जिन प्रकट हुआ। उसने अध्यक्ष को मारने का मिशन पूरा करने की सूचना दी, लेकिन मिशन में केवल अंगूठी वापस लेने की मांग थी। फिर भी वो उंगलियों का एक ढेर लेकर आया। फिर भी निदेशक सोन उससे बहुत संतुष्ट था। उस रात HORNCLAW ने जल्दी से अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। श्री जांग अपनी बेटी की अस्थियां देखने जा रहा था जिसकी 10 साल पहले मृत्यु हो गई थी। एक दिन पहले जब बच्ची ने पिताजी
कहा था तो उसे ऐसा लगा था जैसे वो अपनी बेटी को फिर से देख रहा हो। उस पल ने उसे इतना गहराई से प्रभावित किया कि वो लापरवाह हो गया और गलती कर बैठा। श्री जांग को होनक्ला ने एक छोटे भाई की तरह पाला पोसा था, लेकिन एक बार जब उसने कंपनी के लिए खतरनाक गलती कर दी तो मैं और नरम नहीं हो सकती थी। अचानक उसने पहले हमला किया और तेजी से भाग गया। होनक्लॉ तुरंत कार में कूद गई और उसका पीछा करने लगी। अचानक विपरीत दिशा से एक मोटरसाइकिल आई जिससे मुझे स्टीयरिंग घुमाना पड़ा और मैं घबरा गई। मैं गलती से एक संकरी सहायक सड़क पर मुड़ गई। श्री जांग ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि वो बच गया है। अचानक होनक्लॉ ने अपनी हेडलाइट्स बंद कर दी। मैं चुपचाप पास पहुंची और मोड़ पर अपनी कार सीधी उसकी कार में ठोक दी। टक्कर से उसकी कार सड़क से हवा में उड़ गई और ढलान से नीचे लुढ़क गई। होनक्लॉ बाहर निकली और जांच की तो देखा श्री जांग बेजान पड़ा था, जैसे वो सांस नहीं ले रहा हो। लेकिन वो अचानक उठ खड़ा हुआ, मुझे नीचे गिरा दिया और मेरा गला घोटना शुरू कर दिया। मुझे एक पत्थर मिल गया और मैंने पलटवार किया जिससे वो गिर गया। दोनों ने अपने हथियार निकाले और एक दूसरे पर हमला किया। होनक्लॉ के ध्यान भंग होने का फायदा उठाते हुए श्री जांग ने अचानक मेरे चेहरे पर मिट्टी फेंक दी। फिर उसने मुझे कार के बोनट पर गिरा दिया। जैसे ही मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ, सियू जिन अचानक प्रकट हुआ और श्री जांग की पीठ में चुरा घोंप दिया। पता चला उसे भी निदेशक सोन ने उसे खत्म करने का काम सौंपा था। बागजिन ने मुझे बूढ़ा और धीमा कहकर मजाक उड़ाया, कहते हुए कि इसीलिए उसे खुद हमला करना पड़ा। फिर वो मुड़कर चला गया। HORNCLAW के लिए आखिरी चुरा छोड़ गया। इस समय श्री जांग ने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया था। वो दूसरी दुनिया में अपनी बेटी से मिलने के लिए तैयार था, लेकिन होनक्लॉ हिचकिचाई उसे मार नहीं सकी। इसलिए उसने मेरा हाथ पकड़ा और खुद ही ब्लेड को अपनी गर्दन में घोंप लिया। शायद हत्यारे के रूप में उन सभी वर्षों में यह पहली बार था जब होनक्लॉ को इतना गहरा दर्द महसूस हुआ था। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं जल्दी से कार में चढ़ी और अस्पताल की ओर गाड़ी चलाई, लेकिन पसली के घाव से बहुत खून बह रहा था और मैं धीरे धीरे होश खो रही थी। कार लड़खड़ा रही थी, लगभग दुर्घटना का कारण बन रही थी। सौभाग्य से मैंने समय पर ब्रेक लगा दिया और किनारे पर गाड़ी रोक। मैंने फर्स्ट एड बॉक्स खोला तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद ही घाव को कीटाणु रहित किया, फिर एक सर्जिकल चिमटी निकाली और खुद ही टाँके लगाए, फिर कसकर पट्टी बांधी, लेकिन खून लगातार बह रहा था। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी। इस समय मैंने जीवू को अपने बगल में बैठे देखा, जैसे वो पहले बैठा करता था। उसने मुझसे कहा कि दिल नरम मत करो, चाहे वो कोई भी हो। उसने कहा कि मैं हिचकिचाने के कारण घायल हुई थी। एक क्षणिक ध्यान भंग होने पर कार बहक गई और किनारे से टकरा गई। मैं बेहोश होने से पहले ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल पाई। अर्ध चेतना की स्थिति में HORNCLAW के मन में अतीत की यादें ताज़ा हो गई। एक मिशन जिसमें मैं जीवू के साथ गई थी। उस दिन मैंने लक्ष्य को मार डाला था, जबकि वो अकेले अंगरक्षकों के एक समूह का सामना कर रहा था। हालांकि दोनों ने मिशन पूरा कर लिया था। जब जीवू घर लौटा तो उसकी पत्नी और छोटा बच्चा दोनों मारे जा चुके। होनक्लॉ असहाय होकर गिर गई, बेकाबू होकर रो रही थी, जबकि जीवू स्तब्ध खड़ा था। दर्द इतना गहरा था कि वो शब्दों में बयां नहीं कर सका। वर्तमान में लौटते हुए होनक्लॉ धीरे धीरे होश में आई जब किसी ने उसे छुआ। सहज रूप से मैं उठ गई, एक पानी की बोतल तोड़ दी और नुकीले कांच के टुकड़े को उस व्यक्ति के गले पर रख दिया। पता चला कि वो वही पशु चिकित्सक था जो एक दिन पहले आया था। डॉक्टर कांग ने शांत भाव से समझाया कि जब उसने मुझे सड़क पर बेहोश देखा तो वो मुझे अस्पताल ले आया था। मेरे घाव बहुत गंभीर थे और मैं लगभग मर चुकी थी। उसने मेरा सारा सामान भी सावधानी से अपने साथ ले लिया था। डॉक्टर कांग ने देखा कि कांच के टुकड़े से मेरे हाथ से खून बह रहा था। उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से पट्टी बांधी। उस इशारे ने मेरी सतर्कता कम कर दी। एक परिचित एहसास लौट आया। डॉक्टर कांग के कृत्य ने मुझे याद दिलाया कि जी वो ने कभी मेरी देखभाल कैसे की थी। जब निदेशक सोन को होनक्लॉ के घायल होने का पता चला तो उसने मुझे बहुत बूढ़ा होने के लिए फटकार लगाई। मैंने जवाब दिया कि एक चाकू भले ही कुंद लग सकता है, लेकिन उसका अभी भी प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। मैंने देखा कि अब वो सड़क पर घूमने वाले लोगों को बेतरतीब ढंग से भर्ती कर रहा था और उन्हें लापरवाही से काम सौंप रहा था। हमारा काम समाज के बुरे लोगों को खत्म करना है। ये एक पवित्र मिशन है। उदाहरण के लिए उन नशेड़ियों को साफ करना जिन्होंने बच्चों को धोखा दिया और उन्हें नुकसान पहुंचाया। जिन मिशनों को निदेशक सोन ने अस्वीकार कर दिया वे वास्तव में कंपनी को करने चाहिए थे। पता चला कि निदेशक सोन ड्रग डीलरों का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वे एक देशव्यापी माफिया गिरोह का हिस्सा। अगर वो उनके सरगना को मारने के लिए किसी को भेजता तो कंपनी के सभी सदस्यों का शिकार किया जाता और उन्हें मार दिया जाता। शायद अब होनक्लॉ को उसे निदेशक बनाने का पछतावा हो रहा था। घर लौटते समय मुझे सियुक जिन ने रोक लिया। उसने मेरा मजाक उड़ाया। पता चला उस रात उसने मेरा पीछा किया था और सब कुछ देखा था। उसने मुझे सड़क पर बेहोश पड़ा देखा और पशु चिकित्सक ने मुझे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। होनक्लॉ ने ऐसा गवाह छोड़ दिया था, अगर कंपनी को पता चला तो मुझे खत्म कर दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे श्री जांग को किया गया था। ये सुनकर होनक्लॉ क्रोधित हो उठी और उसे डराने के लिए चाकू निकाल लिया। मैंने उसे चेतावनी दी कि अगर वो लंबे समय तक जीना चाहता है तो उसे अपनी जगह जाननी चाहिए। सबसे अच्छा होगा कि मैं उसका चेहरा फिर कभी न देखूं। उस रात सियुक जिन गुप्त रूप से कंपनी में एक फाइल खोजने के लिए घुस गया। पता चला कि उसके पिता को कंपनी ने भ्रष्टाचार के आरोप में मार डाला था। सियुक जिन अपने पिता का शव सबसे पहले खोजने वाला था। इस घटना से उसे इतना गहरा मनोवैज्ञानिक आघात लगा कि उसे 2 साल तक मानसिक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। फाइल से पता चला कि उसके पिता को मारने वाला कोई और नहीं, होनक्लॉ ही थी। कहीं और होनक्लॉ डर से अचानक जाग गई
और तुरंत आत्मरक्षा के लिए एक चाकू उठा लिया, लेकिन पता चला कि वो सिर्फ कुत्ता था जो दरवाजा खरोच रहा था। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह जॉगिंग पर गई, हालांकि घाव कभी कभी दर्द करता था। मैंने उत्सुकता से डॉक्टर कांग का पीछा किया और तभी मुझे पता चला कि उसकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम हैनी है। उसकी पत्नी सर्जन की गलती के कारण मर गई थी। डॉक्टर कांग अक्सर अस्पताल के सामने एक तख्ती लेकर खड़ा रहता था, सर्जन से स्पष्टीकरण और माफी मांगने की मांग करता था, लेकिन अस्पताल के निदेशक को परवाह नहीं थी और केवल लोगों को उसे भगाने के लिए भेजते थे। डॉक्टर कांग अक्सर हैनी को उसकी दादी की फलों की दुकान पर ले जाता था। बूढ़ी महिला ने बताया कि उसकी बेटी सर्जरी के बाद बिस्तर पर पड़ गई थी और 5 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब से कांग को हर रात नींद नहीं आती थी। हॉर्न क्लॉ ने उसे देखा और जल्दी से मुड़ गई, लेकिन उसने मुझे देखा और मेरा पीछा किया। अगर मैं पुरानी हॉर्न क्लॉ होती तो मैं उसे तुरंत बेहोश कर देती और मार डालती, लेकिन इस बार हाथ में जहरीली पिन तैयार होने के बावजूद मैं क्रूरता से हमला नहीं कर पाई। डॉक्टर कांग को समझ नहीं आया कि मैं उसके परिवार से मिलने क्यों आई थी, लेकिन उसे विश्वास था कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, क्योंकि केवल एक अच्छी इंसान ही एक त्यागे हुए बूढ़े कुत्ते को बचाने में मदद करेगी। उसने पूछा कि मैं अस्पताल क्यों नहीं गई। हॉर्न क्लॉ ने जवाब दिया कि मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर डॉक्टर कांग ने मेरे घाव पर पट्टी बांधने की पेशकश की। फिर उसने मेरा नाम पूछा, लेकिन जब उसने देखा कि मैंने जवाब नहीं दिया तो वो चुपचाप चला गया। बाहर निकलते समय वो सियोक जिन से टकरा गया। जब सियोक जिन निदेशक सोन से मिला तो उसने हॉर्न क्लॉ के बारे में पूछा। निदेशक सोन ने कहा कि 40 से अधिक वर्षों में उसने कभी कोई गलती नहीं की। ये एक त्रुटिहीन रिकॉर्ड है, लगभग अविश्वसनीय। यही कारण है कि हॉर्न क्लॉ एक ऐसी व्यक्ति है जो प्रशंसनीय भी है और डरावनी भी। नए हत्यारे तेज हो सकते हैं, लेकिन वे अभी भी उसके स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। कंपनी का संस्थापक जीवू था। अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद वो बदला लेने के लिए अकेले गिरोह के ठिकाने पर गया था। अकेले उसने 28 ठगों को मार डाला, लेकिन इंसान की ताकत की सीमा होती है। जब हॉर्न क्लॉ पहुंची तो जीवू मर रहा था, इसलिए मैंने उसका बदला लेने के लिए बाकी सभी को मार डाला। उस समय से मैंने अपना कोड नेम नेल से बदलकर क्लॉ कर दिया, लेकिन वो अतीत की बात है। अब निदेशक सोन मुझे केवल एक बेकार बूढ़ी महिला मानता है जिसे कंपनी से हटाना है। हॉर्न क्लॉ ने बूढ़े कुत्ते का नाम मुदंग रखा, जिसका अर्थ है बोझ। ये कुत्ते और मेरे अपने दोनों की त्यागी हुई कमजोर स्थिति को दर्शाने का एक व्यंग्यात्मक तरीका था। एक दिन जब मैं मुदंग को टहला रही थी तो मेरी मुलाकात गलती से डॉक्टर कांग और उसकी बेटी से हुई। बच्ची को कुत्ता बहुत पसंद आया और वो खुशी से उसे टहलाने लगी। डॉक्टर कांग ने एक डॉक्टर की गलती की कहानी सुनाई जिसने अपनी पत्नी की अन्यायपूर्ण मौत का कारण बनी। इससे भी बुरा अस्पताल के निदेशक ने लापरवाही से कहा कि त्रुटियां सामान्य थीं। हॉर्न क्लॉ ने उससे पूछा कि उसने उसे क्यों नहीं मारा। डॉक्टर कांग ने जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया। शुरुआत में हॉर्न क्लॉ ने दृढ़ता से इनकार कर दिया, लेकिन हैनी के इतने प्यार से आग्रह करने पर मैंने आखिरकार मान लिया। उस समय मैंने अंततः अपना नाम हॉर्न क्लॉ बताया, जिसका अर्थ है पंजा। हैनी ने मुझे स्कूल में अपना प्रदर्शन देखने के लिए जोर दिया। अचानक किसी ने कटोरा तोड़ दिया और भाग गया। पता चला कि वो सियोक जिन था। वो अभी भी गुप्त रूप से हॉर्न क्लॉ का पीछा कर रहा था। वो डॉक्टर कांग के अस्पताल आया और उससे मुश्किल सवाल पूछे। बाघ जिन ने कहा कि एक बूढ़ा शिकारी कुत्ता अजीब हरकतें करने लगा है। वो ऐसी चीजें कर रहा है जो उसने पहले कभी नहीं की। कुत्ता ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? डॉक्टर कांग ने जवाब दिया, कुत्ता छोटी छोटी बातों से प्रभावित हुआ है। वो अधिक डरने लगा और उन चीजों की इच्छा करने लगा जिनकी उसे पहले कभी परवाह नहीं थी। फिर डॉक्टर कांग ने जाने की अनुमति मांगी, क्योंकि उसे पता था कि यह आदमी अच्छा नहीं था। सियोक जिन ने हार नहीं मानी और डॉक्टर कांग की सास और बेटी तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया। हॉर्न क्लॉ ने ये देखा और तुरंत उसे चेतावनी दी। अगर उसने डॉक्टर कांग या उसके रिश्तेदारों के एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो उसे सावधान रहना चाहिए। इस समय बैग जिन ने हैनी की तारीफ की। उसे आश्चर्य हुआ कि एक सामान्य बच्ची हॉर्न क्लॉ जैसी ठंडी व्यक्ति को कैसे जीत सकती है। ये सुनकर हॉर्न क्लॉ ने उसे निर्दोष लोगों को नुकसान न पहुंचाने के लिए कहा। मैं खुद रिटायर हो जाऊंगी, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो अभी भी सोच रहा था, क्या मैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए रिटायर हो जाऊंगी? जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो क्या उन्हें अचानक किसी की रक्षा करने की इच्छा महसूस होती है? हॉर्न क्लॉ ने जवाब नहीं दिया, बस उसका असली मकसद पूछा। लेकिन सेक जिन ने जवाब नहीं दिया, वो बस चला गया। बहुत समय हो गया था जब हॉर्न क्लॉ ने खुद को किसी की रक्षा करने की अनुमति दी थी। पुराने दिनों में जब जीवू की पत्नी और बच्चे मारे गए थे तो उसने हॉर्न क्लॉ के लिए एक नई पहचान खोजने का वादा किया था ताकि मैं एक नया जीवन शुरू कर सकूं। लेकिन उसने कहा, अगर मैं कंपनी के साथ रहना चाहती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रखना चाहिए जिसकी मुझे रक्षा करने की आवश्यकता हो। अपनी पत्नी और बच्चों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के बाद जीवू ने बदला लेने का फैसला किया। जाने से पहले उसने हॉर्न क्लॉ को एक हेयरपिन दी और मुझसे कंपनी का ख्याल रखने को कहा। वो हेयरपिन हॉर्न क्लॉ हमेशा आज तक अपने साथ रखती है। अगली सुबह हॉर्न क्लॉ ने अस्पताल के सामने एक कूड़ेदान में एक बम फेंका। अराजकता के बीच मैंने गलती से अस्पताल के निदेशक को टक्कर मारने का नाटक किया। कुछ ही सेकंड बाद वह गिर पड़ा। संयोग से डॉक्टर कैंग भी वहीं विरोध कर रहा था। वो जांच करने के लिए दौड़ा और हॉर्न क्लॉ की एक झलक देखी। शायद उसे समझ आ गया था कि क्या हुआ था। इस बीच निदेशक सोन हॉर्न क्लॉ के घर डॉक्टर कैंग को मारने का काम सौंपने आया, क्योंकि उस पर अस्पताल के निदेशक की हत्या का संदेह था। ग्राहक ने यहाँ तक मांग की कि हत्यारा डॉक्टर कैंग की बेटी के सामने हमला करे। हॉर्न क्लॉ ने ग्राहक की पहचान पूछी, लेकिन निदेशक सोन ने खुलासा करने से इनकार कर दिया।
मैंने सोचा कि उसने सियोक जिन को ये काम क्यों नहीं सौंपा। उसने कहा कि मध्यस्थ को अधिक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए उसने मुझे चुना। उस रात हॉर्नक्लॉ ग्राहक के बारे में हेवू से पूछने गई। हेवू ने चाकू निकालकर विरोध किया, लेकिन हॉर्नक्लॉ ने उसे आसानी से वश में कर लिया। पता चला कि अस्पताल के निदेशक का बेटा दृढ़ता से मानता था कि डॉक्टर कांग ने उसकी मां को मार डाला था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए उन्हें एक बड़ी रकम दी थी। हेवू को थोड़ा संदेह हुआ क्योंकि निदेशक का बेटा एक नकली घड़ी पहने हुए था, लेकिन निदेशक सोन ने कहा क्योंकि ग्राहक ने भुगतान किया है वे अपना काम करते हैं। हेवू द्वारा दी गई जानकारी के लिए धन्यवाद। हॉर्नक्लॉ ने उसे एक कैसीनो में ढूंढ लिया। मैंने उसकी नाक पर चाकू रख दिया और तभी उसने कबूल किया कि किसी ने उसे ये काम करने के लिए नियुक्त किया था। हॉर्नक्लॉ ने तब उसे उस व्यक्ति को फोन करने के लिए मजबूर किया। पता चला कि वो सियोक जिन था। वो जरा भी हैरान नहीं हुआ और यहाँ तक कि उसने कहा कि डॉक्टर कैंग अब मरने वाला है। हॉर्नक्लॉ तुरंत डॉक्टर कैंग के घर की ओर गाड़ी चलाई। इस समय वह अभी अभी अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में वापस आया था। वो हेलमेट पहने हुए एक डिलीवरी मैन के साथ लिफ्ट में चढ़ा जिसका चेहरा ढका हुआ था। हॉर्नक्लॉ पूरी ताकत से वहाँ दौड़ी। ये पल ठीक वैसा ही था जब मैंने जीवू को अकेले बदला लेने जाते हुए पाया था। मैं बहुत चिंतित थी, बस प्रार्थना कर सकती थी कि डॉक्टर कांग खतरे में ना हो। 40 से अधिक साल पहले जब मैं वहाँ पहुंची, जीवू गंभीर रूप से घायल हो गया था और हमेशा के लिए मर चुका था। इस बार मैंने सबसे बुरे परिदृश्य की कल्पना की थी। किसे पता था कि डॉक्टर कांग सुरक्षित बाहर निकलेगा। डिलीवरी मैन ने हॉर्नक्लॉ का मजाक उड़ाने के लिए मुदांग नाम से एक खाने का थैला भी छोड़ दिया। डॉक्टर कांग के अंदर जाने के बाद सियोक जिन सामने आया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे डर लग रहा है। उसने कहा कि ये अभी तक वास्तविक लड़ाई भी नहीं है, मैं इतनी आसानी से रिटायर नहीं हो सकती। सियोक जिन ने आत्मविश्वास से घोषणा की कि मैं उसे हरा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास बचाने के लिए कुछ है जबकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अचानक 2 लड़कियां फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके बगल वाली मेज पर बैठ गईं। सियोक जिन तुरंत लगातार चीखने लगा। हॉर्नक्लॉ के दिमाग में एक विचार कौंधा। मैं एक लड़के को जानती थी जिसे पराग से ऐसी एलर्जी थी। मैं घर गई और अपनी फाइलों को खंगाला। अंत में हॉर्नक्लॉ ने मामले की फाइल ढूंढ ली। 25 साल पहले हुई एक घटना की। उस मिशन का लक्ष्य एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसका लगभग 10 साल का एक बेटा था। हॉर्नक्लॉ नौकरानी के भेष में लक्ष्य के घर में घुस गई थी। फिर एक दिन अवसर आ गया। मैंने एक हथौड़ा लिया और उस आदमी के सिर पर मार दिया। तभी बेटा घर लौट आया और भयानक दृश्य देखा। वो बच्चा कोई और नहीं सियोक जिन ही निकला। हॉर्नक्लॉ ने मुदांग के लिए बहुत सारा खाना तैयार किया था। फिर मैंने घर से एक एस्केप रस्सी तैयार की। इस बार मुझे यकीन नहीं था कि मैं वापस आ पाऊंगी या नहीं। मैंने मुदांग को बताया कि वहाँ बैठकर भूख से मत मरना, चाहे उसे नया मालिक ढूंढना पड़े या कचरा खंगालना पड़े, उसे जीवित रहना चाहिए। मैंने एक अंतिम कीटनाशक मिशन करने का फैसला किया। उन ड्रग डीलरों को खत्म करना जिनसे निदेशक सोन इतना डरता था कि उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता था। उस रात हॉर्नक्लॉ एक नाइट क्लब में गई और ड्रग लॉर्ड की पहचान कर ली। उसने मुझे एक प्रतिद्वंद्वी हत्यारा समझा जिसे उसे मारने के लिए भेजा गया था। दोनों जल्दी से भिड़ गए, लेकिन ड्रग लॉर्ड हॉर्नक्लॉ का मुकाबला नहीं कर पाया। जैसे ही मैं उसे खत्म करने वाली थी, उसके गुर्गे अचानक उसे बचाने के लिए टूट पड़े। निश्चित रूप से किसी ने उन्हें सूचना दी थी। हॉर्नक्लॉ को पहले हेवू पर शक हुआ। मैंने घेरा तोड़ दिया और बार से बाहर निकल गई, अराजकता का लाभ उठाते हुए एक एक करके उन्हें गिराया। लेकिन जब मैंने निदेशक सोन को मदद के लिए बुलाया तो उसने अपना असली चेहरा दिखाया। वही था जिसने उन्हें सूचना दी थी। हालांकि हॉर्नक्लॉ गुंडों से घिरी हुई थी, फिर भी उसने एक एक करके उन्हें शांत भाव से गिराया। लेकिन जब मैं भागने वाली थी तो मुझे मारा गया और मैं जमीन पर गिर गई। सरगना ने गुस्से में मेरे सिर पर एक बियर की बोतल फोड़ दी। फिर अपने आदमियों को मेरा शव निर्माण स्थल पर एक गहरे गड्ढे में फेंकने का आदेश दिया। पता चला कि निदेशक सोन माफिया से बहुत पहले से पैसे ले रहा था। सरगना ने अपने आदमियों को आदेश दिया हॉर्नक्लॉ पर मिट्टी डालने और उसे जिंदा दफनाने का। सौभाग्य से हेवू ने निदेशक सोन के फोन कॉल को सुना था। उसने गुप्त रूप से उनके स्थान का पता लगाया और सियोक जिन को एक संदेश भेजा। वो तुरंत निर्माण स्थल पर दौड़ा और बिना ज्यादा प्रयास के गार्डों को आसानी से गिरा दिया। जब उसने आधा भरा हुआ गड्ढा देखा तो सियोक जिन पागलपन से खोदने लगा। सौभाग्य से उसे हॉर्नक्लॉ का हाथ मिल गया और उसने मुझे बाहर खींच लिया। सरगना पीछे से हमला करने वाला था, लेकिन मैंने उसे मार डाला। पता चला कि जाने से पहले हॉर्नक्लॉ ने हेवू को निर्देश दिए थे, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो हेवू को सियोक जिन को सूचित करना होगा। हॉर्नक्लॉ को बचाने के बाद वो मुझे सुरक्षित घर ले गया। फिर मैंने उसे घर में खाने के लिए आमंत्रित किया। सियोक जिन ने पूछा कि मैं ये काम क्यों करती हूँ। हॉर्नक्लॉ ने बताया, जब मैं छोटी थी तो मैं इतनी भूखी थी कि मैंने पड़ोसी के बगीचे से कुछ जंगली जिनसेंग चुरा लिया था। मुझे नहीं पता था कि ये दुर्लभ पहाड़ी जिनसेंग थी। मेरे परिवार को मुआवजा देना पड़ा, दिवालिया हो गया और उन्हें भगा दिया गया। मुझे हर जगह नौकरानी का काम करना पड़ा, मार पिटाई सहनी पड़ी, छोड़ दिया गया और भागना पड़ा। सभी ने कहा कि हॉर्नक्लॉ का मर जाना ही बेहतर है। उन्होंने मुझे दुनिया की सबसे बेकार बेटी कहा। फिर 16 साल की उम्र में मुझे वो व्यक्ति मिला जिसने मेरे साथ परिवार जैसा व्यवहार किया, मुझे खाना रहने की जगह और काम दिया। पहली बार किसी ने कहा कि मैं उपयोगी हूँ। उसने मुझे एक हत्यारा बनना सिखाया, या विश्वास करते हुए कि हमारा काम पवित्र है। हम दुनिया को बचा रहे हैमले ही कोई न जानता। सियोक जिन ने कबूल किया कि उसके पास भी कभी कोई ऐसा था जिसे वो परिवार मानता था, भले ही वो उसके साथ थोड़े समय के लिए ही रहा हो। वो और हॉर्नक्लॉ दोनों को 25 साल पहले जो हुआ था वो अच्छी तरह याद है। मैं सियोक जिन के घर में नौकरानी के रूप में काम करने आई थी और उसके बाद मैंने उसके पिता को मार डाला था।
मुझे पता था कि उसने मुझे इसलिए बचाया था ताकि वो खुद बदला ले सके। अचानक सियोक जिन को अपनी आंखों में धुंधलापन महसूस हुआ। मैंने उसके पेय में कुछ डाल दिया था और कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो गया। हॉर्न क्लॉ ने सियोक जिन को एक चट्टान पर गाड़ी चलाकर ले गई। मैं उसकी ओर मुड़ी बेहोश और कहा कि नरक में मिलते हैं। फिर मैंने गैस पर पैर रखा, कार को उसके साथ झील में गिरा दिया जब कि मैं किनारे से ठीक पहले बाहर कूद गई। हॉर्न क्लॉ ने निदेशक सोन को सूचना दी कि मैंने सियोक जिन को मार डाला है। जब उसने अशिष्टता से जवाब दिया तो मैंने तुरंत उसे वश में कर लिया। पहले मैंने उसे कंपनी में सिर्फ इसलिए लाया था क्योंकि उसके पिता एक लंबे समय से सदस्य थे। उसके बाद हॉर्न क्लॉ बाहर निकली और हे वू को सभी दस्तावेज जलाने और चले जाने को कहा। इस बीच हेनी स्कूल में मंच पर प्रदर्शन कर रही थी। जैसे ही उसने अपना हिस्सा खत्म किया, उसने किसी को देखा और खुशी से दौड़ पड़ी। डॉक्टर टांग को अपनी बेटी नहीं मिली और जब वो घबराया तो उसे किसी से एक संदेश मिला। इस समय HORNCLAW भी आ गई। जब डॉक्टर कांग ने मेरा कंधा पकड़ा तो मैंने उसके चेहरे पर मार दिया। उसने मुझे अपने फोन पर संदेश दिखाया। पता चला कि सियोक जिन अभी भी जीवित था। जब कार झील में डूब रही थी तो वो होश में आ गया था और समय पर बाहर निकल पाया था। उसने खुलासा किया कि उसने हेनी का अपहरण कर लिया था और मुझसे कहा कि अगर मैं उसे बचाना चाहती हूँ तो खुशी पाक आऊं। डॉक्टर कैंग पुलिस को बुलाना चाहता था लेकिन मैंने उसे बिल्कुल मना कर दिया। हॉर्न क्लॉ खुद उस बच्ची को बचाने जाएगी। उसके पास मुझ पर विश्वास करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। डॉक्टर कैंग को एहसास हुआ कि उसी ने गलत व्यक्ति को बचाया था जिससे ये सब हुआ था, लेकिन उसे पछतावा नहीं था क्योंकि ये उसका काम था। हॉर्न क्लॉ केवल कृतज्ञता में सिर झुका सकती थी और माफी मांग सकती थी। उस रात मैंने अपनी बंदूकें तैयार की, अपने चाकू तेज किए और आखिरी जीवन मरण की लड़ाई के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले हॉर्न क्लॉ मुदंग को अलविदा कहने वाली थी लेकिन कुत्ता मर चुका था। अगली सुबह HORNCLAW निर्धारित समय पर सियोक जिन से मिलने के लिए मनोरंजन पार्क की ओर गाड़ी चलाई। उसने मुझसे निपटने के लिए भाड़े के सैनिकों की एक पूरी टीम को काम पर रखा था। जैसे ही मैं पहुंची, एक स्नाइपर ने मुझे कुछ गोलियों से स्वागत किया। 2 आदमी मेरी कार के पास पहुंचे, केवल ये पता लगाने के लिए कि उनके एक साथी का शव अंदर था। तब तक HORNCLAW चुपचाप दूसरी जगह चढ़ चुकी थी। एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। मैंने जल्दी से एक-एक करके भाड़े के सैनिकों को मार गिराया, फिर स्नाइपर को खत्म करने के लिए सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ गई। उसके बाद मैं रस्सी से नीचे उतरी और कई और लोगों को मार गिराया। जिस तरह से हॉर्न क्लॉ ने इन युवा कुशल भाड़े के सैनिकों को संभाला, उसने दिखाया कि मुझे किंवदंती क्यों कहा जाता था। पूरी टीम को साफ करने के बाद मैंने अंततः सामने वाली इमारत में सियोक जिन को ढूंढ लिया। केवल वही और लेफ्टिनेंट ली भाड़े के सैनिकों का नेताबचे थे। उन्होंने हेनी को बंधक बना लिया, हॉर्न क्लॉ को अपने हथियार छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस बीच लेफ्टिनेंट ली अपने मरे हुए साथियों के लिए सियोक जिन से गुस्से में था। हॉर्न क्लॉ ने अवसर का लाभ उठाया और ली के हाथ में गोली मार दी। गुस्से में उसने मुझे बेरहमी से पीटा जब तक मैंने उसके पैर को नहीं पकड़ा और उसे छुरा नहीं मारा। सियोक जिन ने ली को भागने का आदेश दिया जबकि वो हॉर्न क्लॉ से निपटने के लिए वहीं रहा। मैंने एक बंदूक उठाई लेकिन सियोक जिन ने हेनी के गले पर चाकू रख दिया, जिससे मुझे एक बार फिर बंदूक छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। एक और मार के बाद उसने हेनी को इमारत से फेंकने की धमकी दी। इस बीच लेफ्टिनेंट ली एक कार तक रेंगता हुआ पहुंचा और रिमोट दबाया। कार तुरंत फट गई। सियोक जिन का उसे जीवित छोड़ने का कभी इरादा नहीं था। हॉर्न क्लॉ ने ठंडे बस्ते में कहा कि सियोक जिन ने गलती की है। अगर तुम दूसरों के साथ कीड़ों जैसा व्यवहार करते रहोगे तो अंत में तुम भी एक कीड़े बन जाओगे। ये सुनकर उसने बच्ची को छोड़ दिया और मुझ पर झपटा सब कुछ खत्म करने का इरादा था। लड़ाई क्रूर थी। सियोक जिन लापरवाह था और उसकी जांघ में छुरा घोंप दिया गया। उसने तुरंत पलटवार किया और मेरी ठीक उसी जगह पर छुरा घोंप दिया। उसने मेरा मजाक उड़ाया कहते हुए कि तो क्या एक महान हत्यारा इतना ही कर सकता है। उसने कहा कि आज हॉर्न क्लॉ को जो परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं वे उन्हीं बीजों के कारण हैं जो मैंने खुद बोए थे। लेकिन वो अलग था, वो अपना वादा निभाने वाला था। हॉर्न क्लॉ अभी भी नहीं समझ पाई कि वो किस वादे की बात कर रहा था, जिससे वो और भी गुस्से में आ गया। अचानक सियोक जिन को एहसास हुआ कि मैं समय बर्बाद कर रही हूँ, जिससे हेनी को भागने और छिपने का मौका मिल रहा था। वो मुझे मारने के लिए झपटा, लेकिन मैंने हमले को रोका और लुढ़क गई। दूसरे हाथ से हॉर्न क्लॉ ने सीधे उसकी छाती में छुरा घोंप दिया। आखिरी लड़ाई खत्म हो गई थी। अचानक सियोक जिन ने कहा कि इस बार वो जीत गया था क्योंकि वो मुझसे पहले मरेगा। 25 साल पहले जब हॉर्न क्लॉ नौकरानी थी तो मैं फुर्सत में सियोक जिन के साथ गेम खेलती थी। वो दवा निगलना नहीं जानता था, इसलिए मैंने उसके लिए दवा को पीसकर पाउडर बना दिया। फिर कड़वाहट को दूर करने के लिए उसे कैंडी दी। उसकी माँ की जल्द ही मृत्यु हो गई थी और उसके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए सियोक जिन को प्यार की कमी थी। इससे भी बुरा, उसके पिता का स्वभाव अस्थिर था और वो अक्सर उसे पीटते थे, उसे कमजोर होने के लिए डांटते थे। हॉर्न क्लॉ ने ही उसे रोका था। लड़के को दिलासा दिया था कि कल बेहतर होगा और एक दिन वह अपने पिता से भी अधिक मजबूत होगा। उस समय छोटे सियोक जिन ने हॉर्न क्लॉ को अपना एकमात्र परिवार माना था। मैं उसकी अंधेरी दुनिया में एक गर्म रोशनी थी। एक दिन सियोक जिन स्कूल गया, लेकिन उसे याद आया कि वो घर पर अपना सामान भूल गया था। जब वो उसे लेने के लिए वापस दौड़ा तो उसने अनजाने में एक भयानक दृश्य देखा। उसके पिता मर चुके थे और हॉर्न क्लॉ खिड़की से कूदकर भागने वाली थी। सियोक जिन ने मेरे साथ जाने की विनती की, लेकिन मैंने उससे कहा, अगली बार जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। और इस तरह सियोक जिन के साथ कभी अच्छा व्यवहार करने वाला एकमात्र व्यक्ति भी उसे पीछे छोड़ गया। वो स्मृति उसके लिए आजीवन मनोवैज्ञानिक घाव बन गई। इसने सियोक जिन को हॉर्न क्लॉ जैसा ही एक हत्यारा बना, दियाजो बदला लेने की इच्छा और मेरे द्वारा मान्यता और ध्यान की बेताब जरूरत दोनों से प्रेरित था।
इस समय HORNCLAW को आखिरकार सब कुछ याद आ गया। कई साल पहले सियोक जिन ने मुझसे उसे खुशी पार्क ले जाने की विनती की थी, क्योंकि उसके सभी दोस्त वहां गए थे और बाद में उसके बारे में शेखी बघारी थी। यही कारण था कि उसने मुझे इस जगह पर आने के लिए मजबूर किया था। सियोक जिन के गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। इस बार वही था जिसने मुझे पहले छोड़ा था। अंततः सब कुछ खत्म हो गया था। हॉन क्लॉजी वू और सियोक जिन के लिए प्रार्थना करने के लिए एक मंदिर में गई। मैं रिटायर नहीं हुई, इसके बजाय मैंने अपने कीटनाशक मिशन को जारी रखा। मेरा अगला लक्ष्य एक पादरी था जो नैतिकता का प्रचार करता था, लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग भोली भाली युवा लड़कियों का शोषण करने के लिए करता था। इस बार मैंने उसे नहीं मारा, इसके बजाय मैंने वो उपकरण काट दिया जिसका उपयोग वो अपराध करने के लिए करता था और उसकी आंखें फोड़ दी। उसके बाद मैंने उसके धर्म ग्रंथों और डायरियों को सबूत के तौर पर इकट्ठा। जब तक इस दुनिया में ऐसे भ्रष्ट लोग हैं